नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि तकरीबन 1.5 दशक से खासतौर पर केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद देश ही नहीं दुनिया भर में अपने रसूख, ताकत और अमीरों की लिस्ट में पहले पायदान को छूने से चूके गौतम अडानी को कभी यूपी और बिहार के माफियाओं ने अपहरण कर तगड़ी फिरौती वसूल कर ली थी। जी हाँ, ये भी उतना ही सच है जितना कि गौतम अडानी के अब अमीरों की सूची में लुढ़कते हुए 17वें पायदान तक पहुंचने की कहानी में पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते और करीबी माने और जाने जाने वाले गौतम अडानी, जिनके अपार साम्राज्य, रसूख और भौकाल के सामने अच्छे पानी भरते हैं, जिनकी हनक इतनी है कि उनके खिलाफ मीडिया से लेकर सिस्टम भी कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचता है, वही गौतम अडानी जिन पर जब हिंडनबर्ग फ्रॉड और वित्तीय अनियमितताओं वाली रिपोर्ट जारी की तो राष्ट्रवाद के छाते तले खड़े होकर अडानी ने हिंडनबर्ग पर जबरदस्त हमला किया। जी हाँ, वही अडानी 90 के दशक के साल 1998 में गुजरात के अहमदाबाद से किडनैप हो गए थे, जिनकी किडनैपिंग का पूरा ताना बाना यूपी के कुख्यात माफिया ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू श्रीवास्तव तथा बिहार के माफिया इरफान गोगा व फजलुर रहमान ने बनाई थी। अलग अलग कहानियों के मुताबिक उनसे तकरीबन 15 करोड़ रुपए की रकम वसूली की गई थी, जिसका जिक्र पूर्व आईपीएस और तब एसटीएफ के विभिन्न ऑपरेशनों में वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर रहे राजेश पांडे ने अपने किस्सा गोई के एपिसोड में भी किया था। बकौल राजेश पांडे से तब गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने बताया था कि अडानी इस किडनैपिंग से इतने डर गए थे कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ना ही पुलिस को कोऑपरेट किया और ना ही 2 अदालती समनों के बाद भी कभी अदालत में अपना चेहरा दिखाया, ना ही बयान दर्ज कराने की जहमत ही उठाई। लिहाजा इस मामले में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। ये उन्हीं गौतम अडानी की बीती जिंदगी की कहानी है जिन पर बीते 24 जनवरी से देश और दुनिया भर की मीडिया से लेकर सड़क किनारे खड़े होकर कटिंग चाय पीने वाले आम आदमी की निगाहें हैं, जिनमें उनका जिक्र और एलआईसी और दूसरे बैंकों के डूबने की फिक्र समाई रहती है। आइए जानते हैं आखिर साल 1998 में ऐसा क्या हो गया था कि तब के बेहद कम चर्चित गुजराती व्यवसायी गौतम अडानी साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी की शाम से लेकर शनिवार तक अपहरण वाली पोजीशन में रातें बिताने को मजबूर हो गए थे, जिसके बारे में खुद अडानी ने भी कई मीडिया इंटरव्यू में उल्लेख किया है। इसी वाकये को वरिष्ठ पूर्व आईपीएस राजेश पांडे पूरी प्रामाणिकता के साथ सिलसिलेवार बताते हैं। हाल ही में निजी चैनलों के साथ बातचीत के दौरान गौतम अडानी ने भी उन 2 मौक़ों के बारे में बताया था जब उन्हें ज़िंदगी के सबसे बुरे अनुभव मिले थे। अडानी जिन 2 वाक़यों का जिक्र कर रहे थे उनमें से एक 26 नवंबर साल 2008 का मुंबई हमले से जुड़ा था, जब उन्होंने मौत को करीब से देखा था, और दूसरा मौका वो था जिसके बारे में आज से तकरीबन 25 साल पीछे साल 1998 में जाना पड़ेगा, जब बंदूक की नोक पर उनका अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद उन्हें छोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए की फिरौती भी ली गई थी। वाकया कुछ यूँ है कि 1 जनवरी 1998 की शाम गौतम अडानी अपने करीबी शांतिलाल पटेल के साथ कार में अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से निकलकर मोहम्मदपुरा रोड की ओर बढ़ने वाले थे। तभी गौतम अडानी का अपहरण कर लिया गया था। उस दौर में कर्णावती क्लब अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्लब था। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मारुति वैन से करीब 6 लोग बाहर निकले और बंदूक की नोक पर गौतम अडानी और उनके साथ के शांतिलाल पटेल को अपनी वैन में बिठा लिया था। बकौल आईपीएस राजेश पांडे, अपहरण के बाद इन दोनों को एक फ्लैट में रखा गया था। अपहरण की घटना गुरुवार शाम को हुई थी और शनिवार को फिरौती मिलने के बाद अडानी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए थे। तब इस मामले में अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। वैसे अडानी इस पूरे झमेले से कैसे छूटे, इस पर कई कहानियां बताई जाती हैं। सबसे प्रामाणिक जानकारी उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस
अधिकारी रहे और यूपी एसटीएफ के संस्थापकों में से एक राजेश पांडे के जेहन में आज भी तरोताज़ा है। राजेश पांडे के मुताबिक अपहरण का यह तरीका बबलू श्रीवास्तव गैंग का जाना माना तरीका था। इस अपहरण की योजना में बबलू श्रीवास्तव के साथ कुछ लोग और भी थे। पूर्व आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि इस मामले में गौतम अडानी को बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं को 5 करोड़ रुपए की फिरौती दुबई में इरफान गोगा को दी गई थी। इरफान गोगा अपहरण की फिरौती वसूलने के लिए बबलू श्रीवास्तव गैंग का एक अहम हिस्सा था। राजेश पांडे ने इसका जिक्र अपने किस्सा गोई के एपिसोड में भी सिलसिलेवार ढंग से किया है। उन्हीं के मुताबिक उनको यह बात अपहरण और कत्ल के कई मामलों में बरेली में बंद बबलू श्रीवास्तव ने खुद बताई थी। राजेश पांडे बताते हैं कि उस दौर में अवैध रकम के ट्रांसफ़र के लिए हवाला एक बड़ा जरिया था। राजेश पांडे के अनुसार गौतम अडानी को अहमदाबाद में ही एक फ्लैट में रखा गया था। अडानी इस अपहरण से इतने घबरा गए थे कि वे इस मामले में कभी गवाही देने नहीं पहुंचे। वहीं अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक गौतम अडानी को आज़ाद करने के बदले अपहरणकर्ताओं ने 15 करोड़ की फिरौती मांगी थी। बहरहाल रकम को लेकर सबके अपने अपने दावे और अपनी अपनी कहानियां हैं। अडानी के अपहरण के मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन साल 2018 के अंत तक सभी को आरोपों से बरी कर दिया गया। गौतम अडानी अपहरण मामले में साल 2009 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें पूर्व गैंगस्टर फजलुर रहमान और फजलू और भोगीलाल दर्जी और मामा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। फजलुर रहमान मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। उसे साल 2006 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि भोगीलाल दर्जी को किडनैपिंग के 14 साल बाद यानी 2012 में दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अदालत में सुनवाई के दौरान अपहरणकर्ताओं की पहचान के लिए अडानी ने कोई पहल ही नहीं की। यहाँ तक कि अदालती सम्मन के बाद भी वो कभी अदालत में गवाही देने के लिए भी नहीं पहुँचे। सबूतों के अभाव में आखिरकार दोनों मुख्य अभियुक्तों को साल 2018 में अदालत ने बरी कर दिया। इससे पहले बाकी जिन लोगों को मामले का अभियुक्त बनाया गया था वो भी इसी आधार पर बरी हो गए थे। गौतम अडानी के अपहरण के बाद साल 1998 में ही 6 सितंबर को गुजरात के ही एक करोड़पति नमक व्यवसायी और तब के देश के गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी के खास बाबू भाई सिंघवी के अपहरण की कोशिश की गई थी। इसी मामले से अडानी के अपहरण की कहानी खुली और सुलझी थी। राजेश पांडे बताते हैं कि भुज के तत्कालीन एसपी केशव प्रसाद ने जांच में पाया था कि जिन लोगों ने बाबू भाई सिंघवी के अपहरण की कोशिश की थी वो लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, नेपाल और दुबई के कुछ नंबरों पर बात कर रहे थे। इनमें सबसे ज़्यादा बात लखनऊ के एक नंबर पर हो रही थी। उसके बाद केशव प्रसाद ने यूपी पुलिस के आईपीएस अधिकारी और यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के यानी एसटीएफ के तत्कालीन प्रमुख अरुण कुमार से संपर्क किया था। चूँकि साल 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में नाम न आने के बाद से दाऊद इब्राहिम का गिरोह सांप्रदायिक आधार पर टूट चुका था, जिसमें बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजन समेत कई लोगों ने अलग गैंग बना लिया था। बबलू श्रीवास्तव को साल 1995 में सीबीआई ने सिंगापुर से गिरफ्तार कर भारत ले आई थी। एसटीएफ से जुड़े राजेश पांडे के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव को उस वक्त इलाहाबाद के पास नैनी जेल में रखा गया था। यूपी एसटीएफ की जांच में ही पता चला था कि गौतम अडानी का अपहरण भी बबलू श्रीवास्तव गैंग ने ही करवाया था। उस दौर में बबलू श्रीवास्तव जेल में ही रहकर भी अपने गैंग को संचालित करता था। राजेश पांडे बताते हैं कि बबलू श्रीवास्तव को अपहरण का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसमें देश भर में तकरीबन 15 से ज़्यादा करोड़पति व्यवसायियों का अपहरण करवाया था, जिसके बदले में उसने मोटी रकम वसूली थी। राजेश पांडे के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव ने उनको बताया था कि गौतम अडानी को 1 जनवरी गुरुवार को दिन किडनैप किया गया था। अपहरण के बाद फिरौती के लिए बातचीत चलती रही। फिर शनिवार को अडानी ने अपहरणकर्ताओं से कहा कि बैंक कल तक बंद रहेगा और बिना बैंक के वो 15 करोड़ नहीं दे सकते। अडानी ने कहा था
कि मुझे ढूंढते हुए आज शाम तक पुलिस यहाँ जरूर पहुँच जाएगी, और पुलिस हकीकत में वहाँ तक पहुँची भी थी। हालांकि इन तथ्यों पर गौतम अडानी का कोई पक्ष किसी के पास भी आज तक मौजूद नहीं है। राजेश पांडे बताते हैं कि गौतम अडानी से लेकर बाकी कई अपहरण के मामलों का जिक्र वो किस्सा गोई में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उनके तथ्यों पर सवाल नहीं उठाए हैं। राजेश पांडे का दावा है कि यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, हमारी सीधी बात बबलू श्रीवास्तव से हुई थी, जिसने गौतम अडानी का अपहरण कराया था। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि साल 1998 तक गौतम अडानी गुजरात के बड़े कारोबारी बनकर उभर रहे थे। जल्दी ही अडानी ने निर्यात में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी वो बड़े एक्सपोर्टर बन गए, जो लगभग हर सामान का निर्यात करते थे। बाद में मुद्रा पोर्ट से जुड़ने के बाद अडानी के कारोबार में बड़ा उछाल आया था। राजेश पांडे मानते हैं कि उस समय तक अडानी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मशहूर उद्योगपति नहीं थे, इसीलिए उनके अपहरण की कहानी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर अडानी की पूरी जिंदगी उस रहस्यमय कहानी की तरह है, जिसके हर किरदार का अपना रंग और ढंग है। धन्यवाद।